हेलो। तो आज हम एस एच एम एंड वेव के जो पी वाई क्यू देखते हैं, जो लेवल सेशन के अंदर आए थे सारे के सारे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या बोलता है? ए सोर्स एमिट्स ए साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी 400 हर्ट्ज बट द ऑब्जर्वर हियर्स इज इट टू बी 390 हर्ट्ज। यानी कि ठीक है, जो ऑब्जर्वर है वह कितना सुन पाता है इसे? 390 हर्ट्ज। एक्चुअली 400 हर्ट्ज की है, लेकिन ऑब्जर्वर 390 सुन पाता है। तो फ्रिक्वेंसी जो है सोर्स फ्रिक्वेंसी कितनी है? 400 हर्ट्ज। और ऑब्जर्वर जो है हियर्स कितना सुन पाता है? 390 हर्ट्ज, यानी कम सुन पा रहा है। तो ये कंडीशन कब बनती है? तो फॉर्मूला तो क्या होता है? अपीयरिंग जो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू होता है एक्चुअल फ्रिक्वेंसी अपॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव या फिर साउंड की जो वेलोसिटी है इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। इससे हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी दे रखी हो तो, या फिर फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला ठीक है। डायरेक्शन साइन कन्वेंशन वगैरह हमने देख लिया। अभी हमें क्या देखना है कि ऑब्जर्वर जो है वह 390 कब सुनेगा, यानी कम कब सुनेगा फ्रिक्वेंसी। तो देखो यहाँ पर कोई जो है ये साउंड है, ठीक है, ऐसे ये स्पीकर बना दिए एक प्रकार से। ठीक है, ये सोर्स ऑफ साउंड कितनी आ रही है यहाँ से? 400 हर्ट्ज। ठीक है, तो अब ये हमें ये जो ऑब्जर्वर है इसको 390 कब सुनाई देगी? इसके पास जाएगा तब। ऑब्जर्वर अगर इसके पास जाता जाएगा तो यही सुनाई देगी ना। मतलब अगर आप किसी भी स्पीकर के पास रहेंगे या फिर कोई भी जो है बॉक्स है या फिर कोई भी साउंड सोर्स है उसके पास रहेंगे, तो आपको क्या है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड या फिर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की जो है साउंड सुनाई देगा। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो लाउडनेस भी बढ़ेगी, ज़्यादा लाउडली साउंड सुनाई देगा। लेकिन अगर आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो उसकी आवाज़ कम होती जाएगी। तो यही बात है। ठीक है, तो आवाज़ कम होगी, लाउडनेस कम होगी, तो फ्रिक्वेंसी भी कम होगी, एम्पलीट्यूड भी कम होगा। तो देखते हैं अब ऑप्शंस के अंदर। द ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवार्ड द सोर्स। 390 कब होगी? कम कब होगी इस 400 से? ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ जाएगा तब कम होगी? नहीं, ये तो गलत बात है। द सोर्स इज मूविंग टुवार्ड द ऑब्जर्वर। ये सोर्स अगर हम इधर की साइड लेके आए तो क्या ये 390 होगी? ये तो 400 है। ठीक है, ये कम हो जाएगा अगर हम ऑब्जर्वर के पास लाएंगे तो? नहीं, ये भी गलत बात है। ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। अगर ये ऑब्जर्वर ये इस सोर्स से दूर, जितना दूर जाता जाएगा ये फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी। और दूर जाएगा तो और 380 हो जाएगी, और दूर जाएगा 370, और दूर ऐसे 200, ऐसे कम होती जाएगी, तो दूर होता जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। ये सारे गलत हो जाएंगे। द ऑब्जर्वर हैज डिफेक्टेड ईयर, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर विल बी। ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी क्या होगी? तो हमने देखा था टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर की। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हमने देखा था क्या? हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल एनर्जी है। तो इस फॉर्मेट में तो हमें दे नहीं रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ के को बदलना है। तो आपको याद रहना चाहिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है के अपॉन एम मास। तो ये याद रखने के लिए कि के अपॉन एम होता है या एम अपॉन के होता है, इसके लिए आपको याद रखना है इधर ओमेगा का मुंह ऊपर खुला हुआ है तो नीचे एम का मुंह नीचे खुला हुआ है तो भाई नीचे होगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम। ठीक है, तो अब यहाँ के की वैल्यू अगर यहाँ इसमें रख देंगे तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू एम। इसकी वैल्यू अगर यहाँ रख देते हैं हम के की जगह, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? हाफ के की वैल्यू क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये क्या आ गई? हमारी टोटल एनर्जी आ गई। तो हाफ एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लगे हाथ यहाँ पर मैं बता देता हूँ काइनेटिक एनर्जी
आपने देखा होगा हाफ एम बी स्क्वायर। तो बी वेलोसिटी क्या होगा, हाफ एम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ ए ओमेगा, ये तो मैक्सिमम के लिए, लेकिन ए ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ये अगर हम यहाँ रख देंगे तो इसको अंडर रूट में होती है, इसको अगर यहाँ पर रखेंगे हम तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होती है। ये याद रखना, ठीक है, बस याद रखने के लिए। मैंने हमारा आंसर यहाँ से आ गया है, ठीक है। मैंने ये ऐसे यहाँ थोड़ा ऐसे कर दिया, आपको बस ये याद रखना ये है। और आगे क्वेश्चन वैसे हमने टॉपिक अच्छे से करवा दिया है, तो उस कारण से हमने यहाँ क्लियरली नहीं लिखा है, और आप वैसे ये बस याद रखने के लिए किया है, ठीक है। मेन क्वेश्चन हमारा हो गया है, ये रफ वर्क सा अलग से किया है मैंने बस। नेक्स्ट चलते हैं। ए गर्ल इज स्विंगिंग इन सिटिंग पोजीशन। स्विंगिंग मतलब झूलना, ठीक है। जैसे ये है, ये कोई झूला है, और यहाँ पर कोई गर्ल जो है, मान लेते हैं मेरे से बनेगी या नहीं, ऐसे सिटिंग पोजीशन में जो है ठीक है, ये झूला झूल रही है सिटिंग पोजीशन में, ठीक है। हाउ विल द पीरियड ऑफ स्विंग, ठीक है, इसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड जो है, स्विंग चेंज इफ सी स्टैंड अप, अगर यह खड़ी हो जाती है तो कितना चेंज होगा। तो देखो खड़ी भी कर लेते हैं इसको, अब यहाँ सेम है, तो यहाँ ये एक मिनट, ये हमने खड़ी कर दी है, ठीक है, इसके ऊपर, और ये ऐसे ये झूल रही खड़ी होकर। तो बताओ क्या होगा, टाइम पीरियड विल इंक्रीज या फिर अनचेंज या फिर डिक्रीज या बिकम डबल। तो देखो जब यह बैठी है तो टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है, ठीक है, एल अपॉन जी होता है, ये टाइम पीरियड होता है पेंडुलम के लिए। तो यहाँ पर क्या है, अब देखो इस पेंडुलम की जो है जो लेंथ जो नापते हैं हम किसी पेंडुलम की, जहाँ पर मास होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, वहाँ तक की जो होती है लेंथ मानी जाती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो इसकी लेंथ ये मानी जाएगी। लेकिन जैसे ये खड़ी होती है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, ऊपर आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ जो कम हो जाएगी, लेंथ डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, लेंथ डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ अंडर रूट ऑफ लेंथ के। तो अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा ना। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, टाइम पीरियड विल इंक्रीज, गलत बात है, इंक्रीज नहीं होगा। टाइम पीरियड विल रिमेन अनचेंज, नहीं, चेंज होगा। टाइम पीरियड विल डिक्रीज, हाँ डिक्रीज हो जाएगा टाइम पीरियड। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। इक्वेशन लिखते हैं, बाई वन क्या है, 0.1 साइन 100 पाई टी प्लस π/3, एंड दूसरी क्या है 0.1 कॉस पाई टी। ये दे रखे हैं, दो इक्वेशन दे रखे हैं। द फेज डिफरेंस हमें क्या निकालना है, फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फर्स्ट की वेलोसिटी का विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सेकंड v2 का, इनका जो है फेज डिफरेंस निकालना है हमें, ठीक है। तो हमें फाई, डेल्टा फाई निकालना है किसका, तो डेल्टा फाई ऑफ v1 माइनस फेज ऑफ v2 वेलोसिटी का, ये हमें निकालना है। हमने ये समझ लिया क्वेश्चन से। करना कैसे है ये देखते हैं। तो ये क्या डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है, ये पोजीशन दे रखी है। तो वेलोसिटी निकालने की क्या होता है, dx/dt।
तो ये डी वाई बाई डी टी बाई में है ना, डी वाई बाई डी टी बाई क्या है, अपोजिशन है। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे फर्स्ट वाले का, फर्स्ट का कर देते हैं पहले, क्या होगा फर्स्ट का, तो 0.1 तो आ जाएगा। साइन ये क्या है 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो ये जो पूरी जो है इसको हम थीटा मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें से ये क्या है जो टी के रेस्पेक्ट में है ये, तो 100 पाई जो है यहाँ कांस्टेंट बाहर निकल कर आ जाएगा। बाद में अगर हम जब करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं जैसे साइन एक्स का करते हैं, ये 2x है, ठीक है, 2x अपॉन डी एक्स, साइन 2x अपॉन डी एक्स। तो इस 2x को हम क्या मानेंगे, केवल x मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है cos x, और फिर जो बाद में बना उसका भी हम क्या करते हैं dx बाई डी टी, तो 2x अपॉन डी एक्स, तो क्या आ जाता है आगे 2 आ जाता है। तो 2 cos, और ये जो cos x माना था यहाँ, जो x इक्वल 2x इक्वल टू x माना था, इसको हम 2x लिख देते हैं। तो ये इसका आंसर होगा फाइनली। आपने अगर नहीं पढ़ा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो मेरी एक वीडियो है, ठीक है, मैं उसको जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसे आप देख लीजिए कंप्लीट, उससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बाहर यहाँ से 100 पाई निकल कर आ जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और अंदर वही 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। ये क्या है, वेलोसिटी है, क्या ये वेलोसिटी है पार्टिकल फर्स्ट की। पार्टिकल सेकंड की वेलोसिटी वह क्या होगी 0.1। कॉस को अगर हम कॉस थीटा, ये कॉस थीटा को कन्वर्ट करते हैं तो किस में बदलता है, डिफरेंशिएशन करते हैं dx बाई डी, यहाँ पर dy बाई डी टी का, तो कॉस किस में बदला, माइनस साइन थीटा के अंदर, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन। तो यहाँ हम माइनस 0.1 कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और ये टी के रेस्पेक्ट में तो पाई यहाँ पर निकल कर आ जाएगा बाहर, तो पहले पाई फिर साइन और ये पाई टी, ठीक है। तो ये दो जो है हमारी वेलोसिटी निकल कर आ गई। अब हमें इसमें देखना फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस देखने के लिए ये तो कॉस में, ये साइन में, तो पहले इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन को कॉस में। तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसे कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये माइनस साइन थीटा है, इसको हम प्लस में लिख सकते हैं क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा क्या है माइनस साइन थीटा, तो इसको हम प्लस में लिख देंगे 0.1 पाई कॉस पाई टी प्लस 90 कितना है पाई बाई 2, समझे आप। ये मैंने कैसे कन्वर्ट किया, ये तो वही है 0.1, ये माइनस साइन थीटा जो होगा माइनस साइन थीटा के किसके इक्वल होगा कॉस 90 प्लस थीटा के, ठीक है। तो ये माइनस साइन थीटा लिया हमने यहाँ से, यहाँ इधर माइनस लगा दो, इसको यहाँ से हटा करके कैसे भी रख लो से, तो ऐसे ये क्या निकल कर आ गया 0.1 पाई कॉस पाई टी प्लस पाई बाई 2। तो ये हमने यहाँ तक जो है कर लिया है, ठीक है, वेलोसिटी हमने निकाल ली है। और उसमें हमें क्या फाइनली हमें क्या देखना है, फेज डिफरेंस देखना है। तो अब फेज डिफरेंस देखते हैं। तो फेज ऑफ B1 का फेज कितना है, ये रहा पाई बाई 3, हमने देख चुके हैं हम इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन क्या होती है, बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या होता है, ये फेज होता है, ठीक है, इनिशियल फेज है किसी का या फिर नेक्स्ट फेज है। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस निकालते हैं, डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट का जो है B1 का कितना है पाई बाई 3 माइनस ये कितना है पाई बाई 2 फेज डिफरेंस। इसको जब हम करेंगे सॉल्व करते हैं, मैं इधर जगह नहीं है तो एक मिनट, ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे यहाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, एलसीएम लेंगे तो 6, तो 2 पाई माइनस 3 पाई इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई माइनस पाई बाई 6। एक मिनट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 6
इज इक्वल टू -π/6, जो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो -π/6 समझे कैसे आया, तो ए इसका हो जाएगा -π/6। ठीक है, -π/6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एनर्जी इज नॉट प्रोपेगेट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग वेव, कौन सी वेव में से जो है एनर्जी प्रोपेगेट नहीं होती है। तो हमने देखा था जो स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव जो होती है वो 2 पॉइंट्स के बीच में होती है। ऐसे एक ही इसके जो है एक ही टाइम पर जो है पार्टिकल्स जो है सेम फेज में जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सारे पार्टिकल इस फेज में आ गए, फिर उसके बाद सारे पार्टिकल ऊपर नीचे होता रहता है ये। ठीक है, ये कोई ठीक है इसके अलोंग, तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड अलग है इन पार्टिकल का, यहाँ अलग है एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है ना। यहाँ इस ये वाले पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ तक है इनका, और मिनिमम एम्पलीट्यूड नोड पर बनता है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है ये एंटी नोड पर बनता है। और ये क्या ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इसके अंदर से एनर्जी जो है आगे प्रोपेगेट नहीं होती है। तो ये क्या है, स्टेशनरी वेव होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टेशनरी वेव जिसमें एनर्जी प्रोपेगेट नहीं होती है। नेक्स्ट, क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप आर ट्यून्ड टू सेम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, द रेशो ऑफ देयर लेंथ। तो लेंथ का रेशो देखना तो हमें मालूम होना चाहिए लेंथ ऑफ जो ओपन ऑर्गन पाइप की, ओपन ऑर्गन पाइप, ये फॉर्मूला वेस्ट है जस्ट, तो क्या n λ/2, और लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप जस्ट फॉर्मूला वेस्ट है ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी 2n-1 इंटू λ/4। ठीक है, हमें रेशो देखना है किसका, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 रख देंगे। तो हमें रेशो देखना L ओपन और L क्लोज के बीच में, तो यहाँ 1 रखेंगे n की जगह, यहाँ 1 रख देंगे, तो λ/2 अपॉन इधर 1 रख देंगे n की जगह 1, तो 2 बन 2 -1, तो 1 रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, λ/4। फाइनली सॉल्व करेंगे तो रेशो जो क्या होगा ओपन वर्सेस क्लोज का, तो ये हो जाएगा λ/2 इंटू 4/λ, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, 2 बन 2, 2 2 4, तो क्या आ जाएगा LC इज इक्वल टू आ जाएगा 2:1, 2:1 का रेशो आ जाएगा इसका। तो राइट आंसर क्या होगा, B 2:1। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड ऑर्गन पाइप का ये फार्मूला है। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला मालूम है, और ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रिक्वेंसी क्या होती है, NB/2L, ये ओपन में है। ठीक है, और क्लोज में फ्रिक्वेंसी क्या होती है, क्लोज के अंदर 2n-1 B/, ये B है, B/4L। ठीक है, याद करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एट वॉट स्पीड शुड ए सोर्स ऑफ साउंड मूव। ठीक है, किस स्पीड से सोर्स ऑफ साउंड मूव करना चाहिए सो दैट द ऑब्जर्वर फाइंड द अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है हमें, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू F, ये क्या F डैश क्या है, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी, F क्या एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ किसकी है, साउंड की, इंटू वेलोसिटी ऑफ किसकी, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये फार्मूला होता है। तो हमें क्या दे रखा है कि ये हाफ हो जाती है अपेरेंट, तो इस फार्मूले के अंदर रखेंगे F/2 हो जाएगी F की। ठीक है, जब क्या है स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड मूव, तो साउंड मूव कर रहा है तो हम यहाँ ऑब्जर्वर क्या है स्टेबल रख लेंगे, तो ये क्या है इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ऊपर B आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा B माइनस और BS। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इक्वल टू द एन ऑब्जर्वर
एट वॉट स्पीड ऑफ सोर्स, सोर्स की स्पीड हमें देखनी है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ सोर्स निकालना है यहाँ, ठीक है। तो बी एस हमें निकालना है, ये बात यहाँ याद रखनी है, बी एस हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चंस में जो दे रखा है हमने यहाँ इस प्रकार से जमा लिया है। तो अब इसको, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो एफ टू एफ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी माइनस बी एस। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, बी माइनस बी एस इज इक्वल टू 2b, ठीक है। और ये जो है बी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साउंड मूव, सोर्स ऑफ साउंड मूव सो दैट ऑब्जर्वर फाइंड एपरेंट, हाफ, ठीक है, हाँ तो ठीक, बस सही है बिल्कुल। तो ये जो b है उधर जाएगा, तो माइनस बी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2b माइनस b, तो माइनस बी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ b। तो ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि ये जो है अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, तभी तो फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, एपरेंट फ्रिक्वेंसी। तो माइनस साइन किसको डिनोट करता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो फ्रिक्वेंसी किसके समान होगी, साउंड के समान होगी, बी के बराबर। तो मोड में अगर लेंगे वी एस तो क्या है, बी के इक्वल है, ठीक है। अन्यथा अगर यहाँ माइनस ऑप्शन होता तो यहाँ माइनस जो है राइट करेक्ट आंसर होता, ठीक है। तो बी के इक्वल है जो मैग्नीट्यूड है उसका। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स का एम्पलीट्यूड एट एनी प्लेस आर एन रेशो 1:2, तो 1:A1:A2 जो है 1:2 दे रखा है। तो हम ऐसे भी मान सकते हैं A1 A है, A2 2 है। देन द रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज फ्रॉम द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो पहले हम देखो, एक मालूम होना चाहिए, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A²। इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम अगर यहाँ एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं, एम्पलीट्यूड दे रखा है हमें, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम जो है क्या होता है, A1 + A2, A1 + A2। तो ये क्या हो जाएगा, A1 + A2 क्या होगा, 1 + 2 = 3। और एम्पलीट्यूड मिनिमम क्या होता है, A1 - A2। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, इसको जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, मतलब मोड में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A1 - A2। तो 1 - 2 भी लिख सकते हैं, यह -1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो 1 लिख देते हैं हम, मोड में 1, माइनस भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व। तो हमें क्या निकालना है, रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो I max अपॉन I मिनिमम निकालना है। तो I max क्या होगा, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ A, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या है, A, I max अपॉन I मिनिमम, ठीक है। ये तो मैक्स का स्क्वायर कर देंगे और ये मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे। तो A max का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, A max अपॉन A मिनिमम। यही तो रेशो बन रहा है ना, देखो ये रहा, नहीं समझे। I1 अपॉन I2 जो होगा A1 या फिर I max हो लिखेंगे, इसको I मिनिमम लिखेंगे। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन एम्पलीट्यूड मिनिमम का स्क्वायर कर देंगे ना। तो यही तो रिलेशन है, ये रिलेशन है, ठीक है। तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 = 1। तो 9 = 1 ऑप्शन फर्स्ट, 9 = 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, इफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन और पोजीशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड पोजीशन है ये ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन एट मीन पोजीशन पर क्या होगा। तो देखो ये जो है x = 0 पर मीन पोजीशन है, ठीक है। और ये जो है a है प्लस में, ये a है माइनस में, ठीक है। ये एक्सट्रीम है और ये जो है ये क्या मीन है, मिड पॉइंट है, तो मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पर क्या होता है वो देखते हैं। तो मीन पोजीशन पर जो है, देखो फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होगी
और मीन पोजीशन पर पोजीशन तो जीरो ही होगी, एक्स इक्वल टू जीरो होता है ये मीन पोजीशन पर। और एसिलेशन भी क्या होगा यहाँ, एसिलेशन जो है मीन पोजीशन पर जीरो होता है। कैसे होता है, फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। बी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो जीरो अगर ये है यहाँ पर, अगर एक्स इज इक्वल टू यहाँ जीरो है, अगर जीरो रख देंगे यहाँ वैल्यू, ये क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इसमें अगर हम जीरो रख देते हैं एक्स की जगह, तो बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। देखो ओमेगा ए आ जाएगा, ठीक है, ए ओमेगा या ओमेगा ए आ जाएगी वेलोसिटी। और अगर हम यहाँ पर ए रख देते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ए कहाँ पर है, एक्सट्रीम पर, यहाँ पर, यहाँ माइनस या प्लस का, तो ए रख देंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये टोटली जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। यहाँ वेलोसिटी क्या है, जीरो है, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो है इस फॉर्मूले से, ठीक है। समझे, फॉर्मूला को समझ गए ना आप। तो इस फॉर्मूला के अंदर एक्स की वैल्यू रखने पर ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और ए इज इक्वल टू क्या होता है, एसिलेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है एसिलेशन का। इसके अंदर अगर हम एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो रख देंगे, यहाँ मीन पोजीशन मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए भी क्या होगा, यहाँ मीन पोजीशन पर मिनिमम होगा, यानी कि जीरो होगा। और एक्स इज इक्वल टू अगर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा ए स्क्वायर हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस जो है किस पोजीशन पर है वो डिपेंड करता है। तो देखते हैं, वेलोसिटी मैक्सिमम है, सही है, और एक्स एंड ए जीरो है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, द टाइम रिक्वायर्ड बाई इट टू ट्रेवल फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू। तो देखो टाइम पीरियड हमें पूछा है कहाँ से कहाँ तक, ए से ए बाई टू तक, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, वैसे तो हमने 2 मेथड हैं इसके करने के। तो एक तो हमने टेबल बनाई थी, टेबल से ईजिली हो जाएंगे। मीन पोजीशन जीरो है, एक्स इक्वल टू यहाँ ए वाई टू ले लेते हैं, यहाँ ए वाई रूट 2 और यहाँ 3 AY रूट 2, ठीक है। और यहाँ पर ए, यही है ना, यहाँ थोड़ी सी रूट 3A/2 है ये, सॉरी है ना, रूट 3A/2 है, ठीक है। तो ऐसा ही इधर की साइड भी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमने मानी थी, ये इसका जो टाइम पीरियड जो माना था वह क्या था, TY12, और यहाँ से यहाँ तक TY24, और यहाँ से यहाँ तक TY24, और यहाँ से यहाँ तक TY12। तो ये अगर याद रखते हैं आप, ऐसा ही सेम इधर साइड है, तो इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमें कहाँ से पूछा, A/2 से और A तक पूछा है ना, तो इन सारे जो जहाँ तक पूछा है, यहाँ से यहाँ तक पूछा है, तो इनको ऐड कर देंगे हम, TY24 प्लस TY24 प्लस TY12, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इनको दोनों को ऐड करेंगे पहले, तो इनका क्या आ जाएगा, TY12 आ जाएगा, और फिर इस TY12 को ऐड करेंगे दोबारा तो TY6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करने पर TY6 आ गया। और अगर आप फॉर्मूला वेस्ट करें तो उससे भी हो सकता है। फॉर्मूला अगर आप लगाएं तो x इज इक्वल टू क्या है, A sin ओमेगा टी, इससे लगाइए फॉर्मूला, इससे हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, अगर हम x की वैल्यू A रख देंगे A, तो A sin ओमेगा टी, ठीक है। तो A से A कैंसिल हो गया, तो एक आ गया है साइन ओमेगा टी। तो साइन थीटा कब 1 होता है, जब साइन 90 डिग्री होता है, ये जानते हैं ना आप, साइन 90 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 वैल्यू आ रही है, तो थीटा यहाँ क्या है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू है π/2 के। तो यहाँ से टाइम पीरियड अगर हम निकालेंगे, टी इज इक्वल टू क्या होगा, π/2 अपॉन ओमेगा, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, π/2, ओमेगा क्या है 2π/t, तो पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ टाइम पीरियड क्या आ जाएगा,
टी इज इक्वल टू टी बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। ए का यहाँ से एक्स से लेकर यहाँ तक ए का टाइम पीरियड टी बाई 4 आ जाएगा। अब हमें कहाँ तक निकालना है, यहाँ एक्स से ए बाई 2 तक, ए बाई 2 तक निकालना है तो एक्स की वैल्यू यहाँ ए बाई 2 रख देंगे। ए बाई 2 रखेंगे तो साइन ए से कैंसिल होगा तो 1/2 बचेगा। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन 30 मतलब पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 अगर यहाँ ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 6 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देख लो रख, टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 इंटू 2 पाई, ऊपर क्या जाएगा इंटू टी, तो टी 2 पाई से 2 पाई, तो टी बाई 12 मिलेगा हमें। यहाँ से यहाँ तक जाने पर टी बाई 12 मिल रहा है। तो टी बाई 12 माइनस टी बाई 4, टी बाई 4 माइनस टी बाई 12 सॉरी, है ना। तो इसको अगर माइनस करेंगे 3 माइनस इसको 1, तो 2/12 टी, तो 2 बन जाएगा, टी बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आप टी बाई 6 आ जाएगा। समझ में नहीं आया ये तो जगह कम पड़ गई ना, दोबारा बताएं या फिर देखो आप इसको सॉल्व करना, ठीक है, खुद से, है ना। इजी है बहुत ज़्यादा, ये केवल इक्वेशन से हो रहा है। अगर ये आपको नहीं हो पा रहा है कैसे आया तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। नहीं आए तो फिर मुझे कमेंट करना, मैं यहाँ पर देखूँगा इसको दोबारा से, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया है, दोनों मेथड है। दोबारा एक बार मैं लिख देता हूँ। यहाँ x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ a बाई 2 है, यहाँ a बाई रूट 2 है, और यहाँ √3 a बाई 2 है, और यहाँ a है। ऐसा ही इधर की साइड भी है जो नेगेटिव में है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक t बाई 12 है, यहाँ से यहाँ तक t बाई 24 है, यहाँ से यहाँ तक t बाई 24 है, और यहाँ से यहाँ तक t बाई 12 है। तो ये वैल्यू अगर याद रखेंगे तो आपका सारा जो है सारे क्वेश्चंस इसी से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ए हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, ये रही है हार्मोनिक, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये होता है। और हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू 0.1 साइन 200 टी प्लस 0.1। इससे अगर हम रिलेट करते हैं हमारी इस इक्वेशन को, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारा 0.1, एक मिनट। तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या बनता है यहाँ, अगर इक्वेशन को हम जो गिवन इक्वेशन है उसे हम जो ये जनरल इक्वेशन है इससे हम गिवन इक्वेशन से कंपेयर करें तो एक ही जगह क्या है 0.1, तो एम्पलीट्यूड 0.1 हो जाएगा। ओमेगा की जगह क्या है, तो ओमेगा टी है या 200 इंटू टी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, और फाई इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 200 है, तो हमें क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई इंटू एफ, या फिर 2 पाई बाई टी। तो ये जो t है 1/t जो होता है उसी को तो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसको यहाँ ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ वी होता है इससे, ठीक है, समझे ना। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है 200 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो 200 अपॉन 2 पाई, 2 बन जा 2, तो 100 अपॉन पाई हर्ट्ज, ठीक है, 100 अपॉन पाई हर्ट्ज, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये हमने फ्रिक्वेंसी निकाल दी इस इक्वेशन से, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कंपैरिजन बेस होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट विच वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किस डिस्प्लेसमेंट वैल्यू पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ए इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो देखो एक टेबल बना देते हैं पहले। तो ये मीन पोजीशन एक्स इक्वल टू 0, ये क्या है a/2, a/√2 और √3 a/2 और a, ठीक है। ऐसी इधर सेम इधर भी चल रही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ रहेगी, मेन पोजीशन पर, यहाँ 100% होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और जैसे जैसे बढ़ती जाती है 25% कम होती जाती है। तो यहाँ पर A/2 पर काइनेटिक एनर्जी जो है 75% है, पोटेंशियल एनर्जी 25%। A/√2 पर 50% काइनेटिक एनर्जी, 50% जो है पोटेंशियल एनर्जी। √3A/2 पर 25% काइनेटिक एनर्जी और 75% पोटेंशियल एनर्जी। और एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाती है, और यहाँ पर 100%। तो अगर ये याद रखेंगे, सेम इधर नेगेटिव में चलेगा, ठीक है, सेम इधर भी चलेगा, ठीक है, इधर भी लिखते जाओ, ठीक है। तो इक्वल कहाँ पर है, A/√2 पर, इधर भी A/ माइनस का A/√2 में, A/√2 में इधर भी होगा और इधर भी। तो दोनों जगह यहाँ 50% जो है आ रही है हमारी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगर इसको याद कर लेते हैं ना आप, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम अगर यहाँ किससे सॉल्व करें, से फॉर्मूले से सॉल्व करें, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा A² माइनस x² 1/2 के ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू, और पोटेंशियल हाफ के x²। यही है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, यहाँ ओमेगा नहीं है, ठीक है, ध्यान भूल गया था मैं। देखो मैंने पहले भी यहाँ इसका जो है फॉर्मूला लिख दिया था काइनेटिक एनर्जी का, हाफ के A² माइनस x², ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के x², ये है, ठीक है। तो हाफ के से तो हाफ के जो है कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या बचा, x² इज इक्वल टू A² माइनस x²। तो x² उधर जाएगा, तो 2x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A², और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A² अपॉन 2 का अंडर रूट। तो ये अगर x इज इक्वल टू निकलेगा हमारा A/√2। तो A/√2 पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, ये प्लस माइनस में आएगा, ठीक है, प्लस माइनस A/, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। हमने दोनों प्रकार से बता दिया, इजी ये है, ठीक है। तो ये आप ऐसे ही प्रेफर करें मेरे हिसाब से समझने के लिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को फॉर्मूलाज भी याद रखें, ठीक है। अदर दोगुना वगैरह ऐसे पूछेगा तो इस फॉर्मूले से हो जाएंगे, ठीक है। ये 5 kg कॉलर, ये 5 kg कॉलर है, इज अटैच्ड ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है K इज इक्वल टू 500 नैनो न्यूटन पर मीटर। इट स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन ए हॉरिजॉन्टल रॉड शोन इन द फिगर। द कॉलर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम बाय पोजीशन 10 सेंटीमीटर। इसे डिस्प्लेस किया और फिर छोड़ दिया एंड रिलीज। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग का 2 पाई √m/k, m/k, या फिर ठीक है, ये होता है टाइम पीरियड। ये कैसे, ये स्प्रिंग का है टाइम पीरियड, स्प्रिंग, ठीक है। आपको मालूम है T इज इक्वल टू 2 पाई और अपॉन ओमेगा होता है, ठीक है, टाइम पीरियड। तो T इज इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन T होता है ना, ये तो मालूम है ना। तो T को इधर ले जाएंगे, ओमेगा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब 2 पाई ओमेगा को हम क्या लिखते थे, K/m लिखते थे। तो m ऊपर चला जाएगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर को लिखते थे, ठीक है, सॉरी है ना। तो यहाँ ओमेगा है तो अंडर रूट में, ठीक है, तो ऊपर में m चला जाएगा, अंडर रूट में नीचे K हो जाएगा। उससे ये जो है फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ठीक है। ये मैंने जस्ट थोड़ा सा ड्राइव करके दिखाया था कि पता हो कि ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, ठीक है। मेनली आपको ये याद रखना है, टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट m/k। बस इसमें हमने क्या है, जो भी दे रखा वो 2 पाई, क्या दे रखा, मास कितना दे रखा है 5 kg, 5 kg मास है, और स्प्रिंग कांस्टेंट K की वैल्यू क्या है, ये K है, तो वो रख देना है 5 kg अपॉन K की वैल्यू कितना है 500। तो 5 1 जा 5, ये कट गई। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1/100। तो ये क्या होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई 1/10, ठीक है।
इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, टी इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू अपॉन 10 टू द पावर -1, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और एक पॉइंट नीचे भी है ये, तो ये आ जाएगा। सॉल्व कर लेना। तो 2 पॉइंट ये और एक पॉइंट इसका ये नीचे है ना, तो उस कारण से 0.628 इसका राइट आंसर होगा डी। समझे ना, ये फॉर्मूला लगाना, बस इस फॉर्मूला लगा के आगे आगे तो मैथ है, बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद होता कि इस, ठीक है, ये केवल फॉर्मूला बेस्ड है, बस वो याद रखें। 2 क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन, नहीं 2-3 और हैं, 2-3 और है बस। द रिलेशनशिप बिटवीन स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो साउंड की ऑफ एनी गैस इन गैसियस मीडियम या एयर के अंदर, तो एयर के अंदर हमने स्पीड ऑफ साउंड क्या देखी थी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या गैस क्या था, अंडर रूट इलास्टिसिटी अपॉन रो था। इलास्टिसिटी क्या होती है साउंड की, गामा बाई पी अपॉन रो, ये हमने देखा था, ठीक है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड की जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी की। रो क्या, डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो क्या है, ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, ये बात याद रखनी है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, ठीक है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, डेंसिटी पर डिपेंड करती है। अब गामा पी को जो है हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो, तो एक तो रो, तो हमें टेम्परेचर के साथ पूछा है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। रो को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा कुछ देख रहा था, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इक्वल टू गामा पी वाई रो। डेंसिटी क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन आर टी, तो यहाँ 1 मोल ही लेंगे, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, गामा पी की जगह, पी वी की जगह एन आर टी अपॉन यहाँ मास, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, अंडर रूट टेम्परेचर के, तो बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यही हमें पूछा, क्योंकि ये रूट इधर जाएगा तो इसको स्क्वायर कर देगा, तो यही हमसे पूछा है। तो ये क्या, बी स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ये हमने ड्राइव करके भी देखा, और जनरली अगर आप याद भी रखें तो भी याद रहना चाहिए। तो इसका क्या बनेगा, ये बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बी स्क्वायर टी। नेक्स्ट देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड when to a stationary observer the frequency appear to double of the original frequency, velocity of sound 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या है, जो हमें अपीयर क्या हो रही है, 2f हो रही है, बोल रहा है ना, डबल ओरिजिनल कितना f है, ठीक है, b प्लस बी ऑब्जर्व अपॉन b माइनस बी सोर्स, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है, तो 2f इज इक्वल टू f 330, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जर्वर ये स्टेशनरी, तो इसको हम 0 कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं, अपॉन हमें ये bs जो है वेलोसिटी ऑफ सोर्स साउंड की हमें निकालनी है, तो 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये हमें सॉल्व करना है। तो 1 f से f कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल टू 330 अपॉन 330 माइनस bs, ठीक है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे
660 माइनस 2bs इज इक्वल टू 330। ठीक है, ये 2bs उधर जाएगा तो 2bs इज इक्वल टू ये 330 इधर आ जाएगा तो 6 माइनस 330, तो ये क्या निकल कर आएगा, bs इज इक्वल टू 330 अपॉन 2 165, ये प्लस में आएगी वैल्यू। ठीक है, जैसा दे रखा हमने ऐसा ही हमने सॉल्व किया तो ये प्लस में 165 आ जाएगी हमारी वैल्यू मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्यों हमें जो है ये वेलोसिटी निकालनी थी, ये सारा दे रखा है। ठीक है, तो वेलोसिटी हमें किस में निकली है, वो तो प्लस में निकली है। ठीक है, अगर हमें दे रखी होगी तो हम देखेंगे ना किधर की साइड जा रहा है ये वेलोसिटी, दूर जा रही है पास जा रही है। ठीक है, तो तब हम साइन कन्वेंशन यहाँ रखते, तो यहाँ पर तो हमें साइन कन्वेंशन निकल कर आएगा। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो है ये जो है टुवार्ड द सोर्स आ रही है, टुवार्ड द ऑब्जर्वर आ रही है, ऑब्जर्वर की साइड आ रही है, तभी तो बढ़ रही है, प्लस में आ रही है। तो उस कारण से प्लस 165 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक टू आइडेंटिकल ट्यूब हैं, दो आइडेंटिकल ट्यूब है A1 एंड A2। A हैज़ बोथ एंड ओपन, ए के दोनों ओपन एंड वाइल B हैज़ वन एंड क्लोज, द रेशो ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ A एंड B। ठीक है, A और B के देखने हैं, A और B। तो A क्या है, बोथ एंड ओपन है, तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, लैम्डा B अपॉन 2L। ठीक है, अब ये ओपन की हो गई, अपॉन क्लोज क्या है, ये n अपॉन है। ठीक है, लैम्डा नहीं सॉरी n, या 2n माइनस 1 B अपॉन 4L ये होते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, L से L कैंसिल, B से B कैंसिल। अब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए n इज इक्वल टू 1 होता है, 1 तो B/2। ठीक है, तो 1 होता है, B से B कैंसिल था तो 1/2 अपॉन 1/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4/1, 2 बन जाए 2, 2 2 4, तो क्या आ जाएगा 2:1 इसका आ जाएगा, 2:1 C। बस ये फॉर्मूला लगाना है। देखो फ्रिक्वेंसी का ओपन के लिए फॉर्मूला क्या है, NB अपॉन 2L है। फ्रिक्वेंसी का जो है क्लोज के लिए क्या है, 2n माइनस 1 B अपॉन 4L है। ये फॉर्मूले जो है दो, इनमें आप वैल्यू पुट करिए। n इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, या फिर जीरोथ ओवरट्यून भी बोलते हैं, ओवरटोन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यह ए बॉडी एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, चूज द फॉलोइंग द करेक्ट ग्राफ्स कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हमें क्या काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में निकालना है। तो ये क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये तो बनेगा नहीं, माइनस में तो ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये माइनस एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। ठीक है, तो ये आएगी। ठीक है, ये है इसका। ठीक है, आप याद रखना, ग्राफ में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। नेक्स्ट चलते हैं, ग्राफ मैंने अलग से जो है समझा रखे हैं अच्छे से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी बहुत अच्छा है और ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। बस 1 मिनट चार्ज में लगा के आता हूँ उसे।
तो करते हैं सॉल्व। किस पर थे हम? 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं बस, अभी कर देंगे सॉल्व, है ना। ये रहा, इस पर देना। ए वर्टिकल स्प्रिंग जो है सस्पेंडेड फ्रॉम ए वन एंड एंड कैरीज ए मास 1 kg का मास है उसके पास, एंड इट्स लोअर एंड पर 1 kg का मास है। ठीक है, डायग्राम थोड़े ऐसे होते हैं मेरे। इट मेड टू एसिलेट इन वर्टिकल प्लेन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, इस एम्पलीट्यूड क्या होता है ऑसिलेशन का 0.1 है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, द डिस्प्लेसमेंट इज, ये है t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.1 अपॉन √2 है। टेकिंग द फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या दे रखा है यहाँ 10 न्यूटन पर मीटर, एंड अज्यूमिंग द फ्रिक्शनल फोर्स टू बी 0, यानी फ्रिक्शन लेस है। द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें मालूम है जनरल इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू क्या है a sin ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें k दे रखा है, मास दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है √k/m, के हमें क्या दे रखा है 1 और मास कितना 10, तो ओमेगा क्या आ जाएगा हमारा ओमेगा जाएगा हमारा 1/10 या फिर ठीक √ में आ जाएगा। ठीक है, सही है क्या 1/10, कुछ गलती तो नहीं, सही है। ठीक है, 1/10 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब ओमेगा ये है। अब ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है, पोजीशन क्या दे रखी है 0.1/√2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड 0.1 दे रखा है, साइन ओमेगा t, ओमेगा कुछ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू देखो, यहाँ सब जगह जो पाई दे रखी है ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, पाई मानी है। ठीक है, पाई एक कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या मानेंगे पाई और t प्लस फाई। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या निकालना है, देखो 0.1 से 0. तो 1/√2 आ गया। 1/√2 की वैल्यू क्या होती है साइन, ये थीटा है अगर इसको माने तो 1/√2 क्या होता है 45 डिग्री, यानी कि π/4 इज इक्वल टू ये वैल्यू। ठीक है, πt प्लस फाई, यहाँ t इज इक्वल टू 0 पर है, ये जो दे रखा हमें, तो 0 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू तो 0 आ जाएगी। तो फाई हमारा क्या निकल कर आ गया π/4। समझे कैसे निकल कर आ गया π/4? नहीं समझे? तो ये हमने जो सारी दे रखी है ना वो हमने इक्वेशन के अंदर रखी। देखो दोबारा देख लीजिए एक बार बस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पाई क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ओमेगा की वैल्यू पाई ही दे रखी है ऑप्शन में। आप अगर इसको चाहें तो 1/√10 भी लिख सकते हैं या फिर √0.1 भी लिख सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू t प्लस फाई। ठीक है, तो हमने ये ओमेगा की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पर, टाइम इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या है ये है, तो x की वैल्यू ये है, तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, t की जगह 0 लिख देंगे हम यहाँ। समझे? तो t की जगह मैं यहाँ 0 लिख दूँ, इंटू 0 ठीक है। यहाँ ओमेगा की जगह आप ये रख सकते हैं या फिर यहाँ पाई दे रखा है तो पाई भी रख सकते हैं, कुछ भी रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा वो। तो 0.1 से 0.1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 इज इक्वल टू साइन, ये तो हो गया 0 प्लस फाई। ठीक है, समझे? तो साइन ये जो पूरा है थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी π/4 होगी ना, 1/√2 आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। तो साइन
45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है, और 45 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो π/4 होगा। अब वो बदलने के लिए यहाँ कैसे समझाना वो तो अलग से आपको सीखना पड़ेगा, या फिर मेरी एक क्लास है बेसिक मैथमेटिक की, आप उसको देख करके अच्छे से सीख सकते हैं। तो π/4 इज इक्वल टू क्या है 5, ठीक है। बस अब यहाँ पर देखो, तो देखो ओमेगा टी तो सबसे में यहाँ फेज कितना है π/2, यहाँ 5/2, यहाँ π/4, यहाँ π/4। अब इन दो में से हमें देखना है। तो देखो एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है हमें, 0.1 दे रखा है ना। देखो एम्पलीट्यूड, ये रहा एम्पलीट्यूड जो है 0.1 है। तो एम्पलीट्यूड यहाँ तो क्या है 0.1/√2, तो ये तो x की वैल्यू है, गलत बात है। तो ये तो x की वैल्यू, तो 0.1 एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ क्या है पाई है, पाई ओमेगा दे रखा है यहाँ, और π/4 ये क्या है फेज, फेज क्या है π/4, तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। समझे, अच्छा था क्वेश्चन बहुत, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसमें क्या है रेजोनेंस कब होता है, ये बात याद रखना। फ्रिक्वेंसी जो है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो है, जो मटेरियल की जो फ्रिक्वेंसी है उसके बराबर है तो फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर माइनस b²/2m², ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको और साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा। ओमेगा रेजोनेंस, ये रेजोनेंस है, इज इक्वल टू क्या हुआ ओमेगा का स्क्वायर माइनस 2b²/2m², ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये है। तो अब देखें, अगर यहाँ जो फ्रिक्वेंसी जो है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कब होगी, जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है उसी के बराबर होगी। यहाँ b इज इक्वल टू अगर 0 रख देंगे, b इज इक्वल टू 0 रख देंगे अगर यहाँ, तो क्या हो जाएगा v रेजोनेंस इज इक्वल टू b ओमेगा रेजोनेंस, एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस इज इक्वल टू इनिशियल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा। और अगर b अगर नॉन जीरो है तो b जो रेजोनेंस है वह क्या आएगी, कम आएगी, किससे, इनिशियल से। अगर b जो है नॉन जीरो, अगर यहाँ कुछ भी रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर है, ये इनिशियल का स्क्वायर में से कुछ घटेगा, फिर भी ये इससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इट अकर्स, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ये डैम्पिंग कांस्टेंट है b, ठीक है। उसमें हमें क्या कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशन व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, जब फ्रिक्वेंसी जो है मैच करेगी। तो इट अकर व्हेन फ्रिक्वेंसी फॉर ऑल जीरो, नहीं ऑल v के लिए तो ये फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये नॉन जीरो होता है तब ओमेगा और ये ओमेगा नॉट इक्वल होता है। ये b जब जीरो होता है, b को अगर हम यहाँ जीरो कर देंगे, यहाँ जीरो कर देंगे b को, तब क्या होगा ओमेगा इक्वल टू, तो ये फर्स्ट कंडीशन ठीक है। फ्रिक्वेंसी अगर मैच खा रही है, ट्यूनिंग फॉर्क है जैसे कि ये 100 हर्ट्ज का है, इसके पास अगर हम 200 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी भी लेकर आएंगे ना तो इसका एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी इसके सामने लाएंगे तो उतनी ही उससे ये जो है टोन करेगा या फिर वाइब्रेट करेगा, ठीक है, वाइब्रेट करेगा, और इसका एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम होगा अगर सेम फ्रिक्वेंसी से अगर हम लेकर आते हैं। तो ये जो है b इज इक्वल टू 0 होगा। तो इट अकर्स ओमेगा इज लेस देन ओमेगा इनिशियल से फॉर नॉन जीरो b वैल्यू। नॉन जीरो b वैल्यू के लिए ये कब होता है, अगर हम इससे कम हर्ट्ज की लेकर के आएंगे 80 हर्ट्ज की, तो भी क्या है इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ता है, लेकिन जो होता है वह डैम्पिंग कांस्टेंट वह नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये भी कंडीशन ठीक है, ये आपको जो है हमने सिलेबस में पढ़ा रखा है तो अच्छे से आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे भी इसमें थोड़ा समझा रखा, तो इसके दोनों 2 और 3 करेक्ट हैं। फोर्थ क्या है, इट अकर्स एट ओमेगा इज ग्रेटर देन फॉर नॉन जीरो, नहीं ये तो जस्ट इसके अपोजिट हो गए। नॉन जीरो के लिए ओमेगा जो है ग्रेटर नहीं होगा ओमेगा नॉट से, तो 2 और 3 करेक्ट, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। एट सर्टेन पॉइंट वेव क्रिएट्स प्रेशर वेरिएशन P1 और P2 दे रखा है हमें। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव एट दिस पॉइंट फाई इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो फेज 1/4 पर हमें क्या पूछा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो हमें क्या दे रखा, P1 क्या दे रखा है, P sin 2 पाई, ये कुछ PT, और P2 क्या दे रखा है, ये रहा P2 P sin
2 पाई बाहर है ये, तो हम इसको अंदर ले जाएं, ठीक है, 2 पाई BT हो जाएगा, और माइनस ये जो फाई है, फाई के साथ ये जो है 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई इंटू ये फाई जो भी दे रखा है फाई है ठीक है, ये फाई है, ठीक है, यहाँ फाई की वैल्यू 1/4 दे रखी है, ठीक है, तो फाई की वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है, तो इसको P2 को मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P साइन 2 पाई VT, फाई की वैल्यू यहाँ 1/4 रखेंगे, तो 2 जब 4 तो π/2 हो जाएगा ना, π/2 हो जाएगा ना, अगर फाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो -π/2, ठीक है, ये हमने P2 की वैल्यू रख दी यहाँ। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो P1 है और ये P2 है, ठीक है, इसके अंदर कितने फेज का डिफरेंस है, यहाँ पर ये फेज जो है 0 है, और यहाँ पर π-2, मतलब ये जो है इससे पीछे है, P2 जो है π/2 पीछे है इससे, ठीक है, यानी कि इन दोनों जो वेव हैं, इन दोनों वेव के बीच में जो एंगल है, फेज है, फेज मतलब वही एंगल है, कितने, जैसे ये कोई वेव है, ये इधर ये थीटा पर है, और ये जो है इन दोनों वेव के बीच का जो फाई होता है, ठीक है, तो ये जो फाई है π/2 है, माइनस का मतलब ये है कि ये पीछे है इससे थोड़ा, ठीक है, समझे, मैं फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है, तो फाई की वैल्यू क्या है यहाँ π/2, फेज क्या है, फेज डिफरेंस कितना है π/2, ठीक है, अब बस हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो P रिजल्टेंट क्या होता है, मतलब एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट क्या होता है, हमने देखा था, ए रिजल्टेंट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ये अंडर रूट में होता है, तो यहाँ पर अंडर रूट A1 क्या है, मतलब एम्पलीट्यूड फर्स्ट तो P है, तो P का स्क्वायर, दूसरा भी क्या है, P ही है एम्पलीट्यूड, तो P स्क्वायर प्लस 2P1 P2, तो P1 P2 P के इक्वल है, cos फाई कितना, cos फाई कितना है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये क्या बचा P रिजल्टेंट के अंदर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2P स्क्वायर, तो P रिजल्टेंट क्या होगा, P स्क्वायर जो है बाहर निकलेगा स्क्वायर से, तो P बन जाएगा, और अंडर रूट 2 ही रह जाएगा, तो ये जो है इसका फाइनल आंसर होगा, P रिजल्टेंट इक्वल टू P√2, थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ठीक, इंटेंसिटी रेशो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इन ए पैटर्न प्रोड्यूस बाई इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट लाइट सोर्स, कोहेरेंट क्या होती है, जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है, ठीक है, इंटेंसिटी 100 and 1, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है, इंटेंसिटी क्या 100 and 1 है, I मैक्स अपॉन I मिनिमम निकालना है, तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम, I मैक्स क्या होता है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम क्या होता है अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये आप फॉर्मूला है, बिल्कुल आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था तब। तो I1 क्या है यहाँ 100 दे रखा है, I2 क्या 1 दे रखा है, तो अब इसका होल स्क्वायर करेंगे I1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर जब हम इसे डायरेक्ट इसके अंदर रखेंगे अंडर रूट I के 100 के अंदर में अंडर रूट 100 प्लस अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अंडर रूट 100 माइनस अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का क्या होगा 10 और 1 का 1 होता है, तो 11 हो जाएगा, वो 11 का स्क्वायर अपॉन अंदर में क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, इसको जब हम करेंगे 121, 11 का जो स्क्वायर होता है 9 का 81 होता है, तो 121 अपॉन 81, राइट आंसर क्या होगा 3 होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। टू ट्रेन्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, एक दूसरे के पास आ रही हैं ट्रेन दोनों, ट्रेन फर्स्ट है और ट्रेन सेकंड है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड जो है, इनकी जो रिलेटिव स्पीड है ट्रेन की 50 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। इंजन ऑफ वन ऑफ द ट्रेन जो है वे विस्टल फ्रिक्वेंसी ऑफ जो बज रही है, एक ट्रेन इनमें से क्या है 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से बज रही है,
apparent frequency of pistol here by passenger in the second train after the train cross each other, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद। तो रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है, तो हम एक को अगर हम स्टेशनरी मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी अगर फ्रिक्वेंसी निकालें, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ बी प्लस बी नॉट ऑब्जर्वर अपॉन बी माइनस बी एस, दोनों आपस में आ रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। तो उस कारण से हम क्या है, एक को किसी को भी कैंसिल आउट कर देंगे। अगर ऊपर वाले को कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे वाली नेगेटिव में लेनी पड़ेगी अपोजिट में, ठीक है, और ऊपर वाली को तो ऊपर वाली पॉजिटिव में लेनी पड़ेगी। तो हम ठीक है ऊपर वाली ले लेते हैं, ये जीरो कर दी हमने। तो एफ डैश इज इक्वल टू 100 बी प्लस कितनी है, ऑब्जर्वर की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 50 अपॉन बी, ठीक है। ईच अदर क्रॉस कर रहे हैं। ये क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है 330 50 अपॉन 330 380 अपॉन इंटू 100। सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये क्या है 3800 अपॉन 33, तो ये कितना आएगा 1, कितना बचा 5 फिर 1, एक मिनट, एक सेकंड बस। ये हमने गलती क्या करी है, ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ जो स्पीड है साउंड की वह क्या मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, उस कारण से। तो इसको एक मिनट, एक मिनट बस, ठीक है। तो 50 है इंटू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है 18/5 से, तो कितना आ गया 180 मीटर पर सेकेंड। किससे करते हैं अगर कन्वर्ट करना होता है तो, सॉरी यार, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। अभी रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम इससे अगर सॉल्व करते हैं तो हमारी ये निकल कर आएगी कितनी 13.89। ये जो है हमारी स्पीड निकल कर आती है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये रिलेटिव जो है स्पीड है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एफ डैश इज इक्वल टू एफ बी माइनस सॉरी प्लस बी नॉट अपॉन बी माइनस बी एस। तो हमें एफ डैश 100 दे रखी है फ्रिक्वेंसी, बी कितनी होती है 330 प्लस। अब मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर है, यानी एक ट्रेन जो है इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन जो है सोर्स वाली जो बिस्टल बजाती हुई जा रही है वो इधर जा रही है। ठीक है, तो जो इधर जा रही है उसे हम नेगेटिव साइन में ले लेते हैं। तो नेगेटिव में जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसकी कितनी है 13.89 और इधर जो जा रही है इसको हम किस में लेंगे, उससे दूर जा रही है आपस में, तो 3 इसको भी हम इसमें किस में लेंगे, इसको नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, अपोजिट में जा रही है आपस में तो दोनों को नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एफ डैश इक्वल टू 100 330 माइनस
13.89 अपॉन 330 माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस 13.89। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे एफ डैश इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 316, इसको सॉल्व करेंगे जब 316.11 के लगभग, और ये क्या जाएगा 343.89 इंटू 100। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे ना आप तो आ जाएगा आपका 91.9 हर्ट्ज। ये मैंने अभी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, सॉल्व करके तब मैंने यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, आप खुद सॉल्व कर लेना मैथमेटिकल टर्म। वो जो बात है मैं समझा देता हूँ कि मतलब दोनों एक दूसरे के जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उस कारण से इसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये इसको क्रॉस कर रही है और ये इसको क्रॉस कर रही है, तो दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन है, तो नेगेटिव में लेंगे हम वेलोसिटी। फॉर्मूला वही लगाया। ठीक है, तो ये हमें फाइनली इस प्रकार से मिलकर आता है। ठीक है, तो इसकी जो है 91.9 जो है इसका हर्ट्ज ऑप्शन मतलब फ्रिक्वेंसी आई, तो 1 इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू भाई, यहाँ तक पहुँचे हैं तो थैंक यू वेरी मच। और पढ़ते रहें, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर दें। ठीक है, कुछ आपको अजीब लगे या फिर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें, मैं फिर से और अच्छे से समझाऊंगा उसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।